सभी को जोहार, जय भील प्रदेश। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन साथियों। आज सुबह से उठ के ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसमें हमारे क्षेत्र झाबुआ रतलाम अलीराजपुर क्षेत्र से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बालूसिंह जी गामड़ को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया जी को बनाया है और बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को बनाया है। तो साथियों, मुझे डिस्कस ये करना था कि जो ये लोकसभा चुनाव है वो किन किन मुद्दों को देख के समझ के आप लोगों को वोट देना चाहिए। अब अपन जहाँ गांव-गांव घूमते हैं फील्ड में, तो वहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक सांसद जीत के जाके क्या कर लेगा, ये कहते हैं। उन लोगों के लिए वो लोगों को भड़काने के लिए बोलते हैं कि एक सांसद जीत के क्या कर लेगा, एक सांसद क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा। विधायक का चुनाव होता है तो तब बोलते हैं कि एक विधायक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है, ये धारणा ही गलत है। साथियों, ऐसा है कि जब जिस क्षेत्र का अपन जिस क्षेत्र के रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र का विकास के लिए जो काम करता है वो विधायक ही करता है, भले एक हो या 10 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस क्षेत्र के लिए सांसद जो काम करता है उस क्षेत्र के लिए वो एक ही सांसद हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक या अनेक से कोई मतलब नहीं होता। अगर लायक एक हो तो वो पूरी विधानसभा पूरी लोकसभा हिला सकता है। जिस तरह से आप विधायक राजकुमार जी रोध को देख सकते हैं। और एक कहावत है ना, जंगल में शेर एक ही होता है, एक शेर अगर सही हो तो हर जगह दहाड़ सकता है। वो ज़रूरत नहीं है 100 गिद्धड़ों की, एक शेर 100 गिद्धड़ों को भी हरा सकता है। तो ये धारणा तो अलग ही निकाल दे कि एक के जितने से क्या होगा। वो एक ही तुमको तुम्हारे क्षेत्र का देखना है। अगर तुम्हारा क्षेत्र का व्यक्ति वो उम्मीदवार सही होगा तो तुम्हारे क्षेत्र का भले प्रधानमंत्री नहीं होगा, लेकिन वो उस क्षेत्र का विकास सही से कर पाएगा। दूसरा, हम देखेंगे कि कांतिलाल जी भूरिया को देखते हैं कांग्रेस से, तो वो पिछली अनेकों बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकारों में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। 2 बार केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितना मेडिकल कॉलेज आए, आज क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत है। आज स्कूल, वो बोलते हैं स्कूल बनाया, तो मैं बोलता हूँ स्कूलों की हालत तो देखिए आप जाके, छत क्यों टपक रहे। ये तो लोग छत जो स्कूलों का पैसा है वो स्कूल का पैसा भी खा चुके हैं। आपको पता है, हर जगह गांव-गांव में घूम के आओ, एक भी ऐसी परफेक्ट स्कूल मिल जाए तो मुझे बता देना। सबका कहीं ना कहीं काम अटका पड़ा है। किसी के यहाँ लाइट नहीं है, किसी के यहाँ कुछ नहीं है, किसी का लैब नहीं है, किसी का कंप्यूटर लैब नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या किया बताइए। और सबसे बड़ी आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये है साथियों कि आप लोगों को किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए। अब वो मूलभूत आवश्यकता तो ज़रूरी है ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो आवश्यक है ही है। उससे अलग भी हमें कुछ जो विशेष संविधान में विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए हमें लोकसभा और विधानसभा में हमारे लोगों को भेजना चाहिए। लेकिन हम बस एक पोटली दारू, कोई प्रचार करने आता तो उससे सेपरमल मांग लेते हैं। इसके से अपन कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे। जब हम खुद एक पोटली दारू सेपरमल 1500 में बिक जाएंगे तो फिर तुम सोचो कि अच्छी शिक्षा मिले तो कहाँ से मिलेगी, तुम सोचो कि अच्छा रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। ये तो संभव हो नहीं सकता ना। खुद ही मांग रहे हो, जब खुद ही मांग रहे हो तो फिर तुम्हारे क्या इज्जत रहेगी। तुम आज मंत्री के पास जाओगे तो भी वो भी एक साइन सिग्नेचर करने के लिए या फिर एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपसे 100-200 रुपये मांगता है। तो सोच लो ना, आप जब पहले से ही चुनाव में अपना जो वोट रहता है उसका सही उपयोग नहीं करोगे, उसका तुम सही से अपने अधिकार को जानोगे नहीं और उसको 1500 दारू में बेच दोगे, पेपरों में बेच दोगे, तो कैसे तुम्हारे लिए कोई बंदा आवाज़ उठाएगा और कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात तो आप वोट दारू, पैसा, परमल में मत दीजिए, वोट मुद्दे पे दीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि अरे क्या होगा मेरे एक वोट से, अरे आपका एक वोट ही तो है। एक एक वोट करके, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसा ही
आप देखेंगे तो एक एक वोट से इंसान जीतता है। और आप एक बार 5 साल में एक बार वोट देते हैं, आप सही व्यक्ति को चुनेंगे तो 5 साल आप राज करोगे। आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आएगी, किसी बात की तकलीफ़ नहीं आएगी, किसी काम को करवाने के लिए आपको दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक गलत इंसान को चुना, तूने जिस भी इंसान को गलत चुना, वो इंसान आपसे हमेशा पैसा मांगेगा हर चीज़ के लिए। आज प्रधानमंत्री आवास आ रहे, तो क्या हो रहा, उसमें सबसे ज़्यादा 5-5 10-10 हज़ार रुपये ले रहे, कोई बोल रहा क्या? वो एक अपने लोग भी थोड़े वो डरपोक भी और थोड़े लालची भी समझ सकते हैं कि उनको पैसा मिल रहा, फिर उनको लगता है कि हम अगर पैसा नहीं देंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आवास नहीं आएगा। बीजेपी वाले तो अब ये बोलने लग गए कि अगर बीजेपी नहीं होती तो प्रधानमंत्री आवास नहीं आते। तो क्या ऐसा क्या कांग्रेस की जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन राज्यों में अन्य कोई सरकारें हैं, क्या वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आ रही? वो तो केंद्र की योजना है, वो केंद्र की योजना पूरे भारत में लागू होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी की सरकार है, कोई लोग है, और कौन सांसद है, कौन विधायक है, कौन सरपंच है, कौन जिला पंचायत, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर केंद्र की योजना अगर ऊपर से लागू होती है तो पूरा नीचे तक जितने भी गांव होंगे वहाँ तक वो चीज़ें लागू होगी, उसमें कोई वो नहीं रहता। लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में धारणा बनी हुई है कि अगर हम इस बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। आजकल तो 5 किलो अनाज के लिए मर रहे हम, जबकि आज तो ऐसा दिन नहीं है हमारे कि हम कम से कम वो क्या बोलते हैं कि अनाज कमा के नहीं खा पा रहे। आज देखिए आप मुख्यमंत्री झाबुआ में आता है और हमारे आदिवासी भाइयों को फोकट का अनाज, मतलब तरमाणा किन नहीं गयो, मतलब फोकट में लेवा वाला किन नहीं गयो। इतनी बेइज्जती सहन करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? मतलब आजकल आदिवासियों में क्या मान स्वाभिमान ख़त्म हो गया, हमें कोई समझ नहीं आ रही है। थोड़ा भी नहीं है इज्जत मतलब रोना ही नहीं रोना, बस खाली कांग्रेस बीजेपी करके अपनी बेइज्जती करवाते रहो लोगों से। यूँ ऐसा चल रहा है, और क्या? अगर मान स्वाभिमान होता तो आज तुम सही व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाते, उस व्यक्ति के खिलाफ कैंपेन चलाते। ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप विरोध ही नहीं करते। गांव में आज हम फील्ड में घूम रहे हैं तो हमको ऐसा ही मिल रहा है कि हम तो कांग्रेस को वोट देते थे तो हम कांग्रेस को देंगे, कोई बीजेपी को वोट देता तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी की बात बता दूं, 10 साल पिछली बार भी अटल बिहारी वाजपेयी की भी 5-10 साल सरकार रही है, तो उनके समय से देख लें तो ऐसा कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ, उल्टा हमारे लिए खतरा ही हुआ। उसके बाद कांतिलाल भूरिया जी को देख लें तो उन्होंने 8 लाइन सरकार को, कांतिलाल भूरिया जी को देख लो और भगवान सिंह डामर को देख लो, दोनों कांग्रेस बीजेपी के हैं, उन्होंने ही 8 लाइन लाए तो आज झाबुआ रतलाम की जो ट्राइबल की जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें छीन गई। यही हो रहा ना। आप छोटे छोटे मुद्दों पे लेके चलोगे और छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलोगे तो ऐसा होगा, लेकिन वो बड़े बड़े चीज़ों पे हाथ मार रहे हैं। आज 8 लाइन ज़मीन निकल गई, आप बताओ किसको वहाँ पे? अभी तो चलो रोड चालू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ चढ़ने तक नहीं दिया जाएगा। वो अपनी तो जगह गई ना, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की ज़मीन जो है वो पूर्ण रूप से ट्राइबल के लिए रिजर्व होती है, लेकिन आज हमारे ही नेता, हमारे कांग्रेस बीजेपी के नेता वो करवा रहे। आज रोजगार के नाम पे कई औद्योगिक क्षेत्र बनवाने के चक्कर में ज़मीनें ले रहे हैं। आज अब जितना ये 8 लाइन बना है उसमें हमारे लोगों को कितना रोज़गार मिलने वाला देख लेना। आप लोग क्या बन सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू निकालने वाले बन सकते हो। कितने क्वालिफिकेशन है, अपन मैनेजर तो बन ही नहीं सकते। फिर भी आप बोलोगे कि बीजेपी को वोट देना है, फिर भी आप बोलोगे कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस में भूरिया जी कई सालों से राज कर रहे हैं, वो परिवारवाद चल रहा है, वही बन रहे हैं। आज कांग्रेस डूबने का कारण ये है कि वहाँ सब परिवारवादी चलते, कोई किसी युवाओं को मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए आज देखो तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। विधायक बनते बनते भी वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूरा नहीं, अगर यूँ देखा जाए तो कांग्रेस ने छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम देखो तो उसके हिसाब से तो नहीं वोट दे सकते। तुम्हारी आदिवासियों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। आप लोगों को 5वीं अनुसूची मिली हुई है, 244(1)(13)(3) का मिला हुआ स्वशासन मिलना चाहिए था आप लोगों को। 5वीं अनुसूची आज तक लागू नहीं करवाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है ना, वो लागू नहीं करवाई कांग्रेस बीजेपी ने पैसा एक्ट के नाम पे बस खाली उतार दिए लोगों को, उनके RSS के बंदों को कमाने के लिए छोड़ दिया हमारे क्षेत्र में, उनके लोगों को लगाया।
30-40 हज़ार रुपये कमा रहे बिना क्वालिफिकेशन के भी। वो कोई भर्तियाँ हुई क्या? नहीं ना। उसके बाद मैं भारत आदिवासी पार्टी का विज़न बताना चाहता हूँ साथियों। आप जितने भी झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के वोटर्स हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ साथियों, भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी के स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई है, आदिवासी का स्वाभिमान बचाने के लिए खड़ी हुई है। जो ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के फोकटे किए जाते हैं अनाज का, उन लोगों ऐसे लोगों से लड़ने के लिए खड़ी हुई है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू करना। भारत आदिवासी पार्टी खड़ी हुई है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान ही सही से लागू होंगे तभी हमारे लोगों का विकास हो पाएगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भील प्रदेश का मुद्दा है। जब कांग्रेस बीजेपी के कई सरकारें रही, उन कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में कई राज्य बने, जो मराठों के नाम पे महाराष्ट्र, तमिल का तमिलनाडु, तेलुगु तेलंगाना, अलग अलग भाषाओं के आधार पे अलग अलग राज्य बने। लेकिन हमारे जो भीली क्षेत्र है, भीली लैंग्वेज, भीली भाषा के लिए कोई अलग राज्य नहीं बना पाया। हमारे लोगों को बांटने की पूर्ण कोशिश की उन्होंने। भील आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह, राजस्थान, सभी जगह भील है। वो जो बॉर्डर पे जो है सबसे बॉर्डर से इस पार और इस पार भील ही रहते हैं। भील प्रदेश बनना चाहिए था, लेकिन हमारे लोगों को उस समय भी बांट दिया गया, क्योंकि अगर भील ताकतवर हो जाए तो पूरे देश पे राज कर सकते हैं, इतने मजबूत है भील। लेकिन आज उनको अलग कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है भारत आदिवासी पार्टी का कि वो भील प्रदेश पे काम करना चाहती है। अगर भील प्रदेश लागू होगा तो उसी के उपलक्ष्य में 5वीं अनुसूची लागू होगी। उसके बाद अगर भील प्रदेश बन जाता तो 6वीं अनुसूची के पूर्ण प्रावधान लागू होने के चांस है हमारे पास, तो हम स्वशासन लागू कर सकते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य पे जो काम नहीं हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए, उस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी। और सबसे बड़ी बात तो स्वाभिमान की, इज्जत की है। भारत देश का 5 जनवरी 2011 का कैलाश बनाम महाराष्ट्र जो जजमेंट है, उसमें भील आदिवासियों को मूल मालिक बताया गया है। उस मालिक तत्व को बरकरार रखने के लिए भारत आदिवासी पार्टी इस भारत में आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये भारत आदिवासी पार्टी पे पूरी देश में पहली वो पार्टी है जिसमें आदिवासियों ने खुद के नेतृत्व में बनाई है, किसी अन्य के नेतृत्व में नहीं बनाई है। तो मेरे जितने भी युवा साथी, युवा भाई, जितने भी यह वीडियो देख रहे हैं, वो सब, अगर आपको मुद्दे सही लगे आप मुद्दे पे वोट दीजिए। किसी पारंपरिक वोट बैंक के हिसाब से वोट मत दीजिए, क्योंकि बाप दादाओं के समय हमें नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक समय था कि जब पहली बार जब ये देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सरकारें बनी, उसमें ज़बरदस्ती लोगों को नौकरी लगाया गया। लेकिन हमारे लोग नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, लगभग नौकरी लगे नहीं, क्योंकि इतनी ज़मीनें थी हमारे पास कि हम कमा खा रहे थे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोने के सिक्के में बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास 1-2 बीघा ज़मीन बची है जिसमें हम कमा नहीं खा पा रहे। आज जब हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं थी तो हमें नौकरी दी जाती थी उस समय, जब बाप दादा के ज़माने में। और आज हमें नौकरी की ज़रूरत है तो भी हमको आरक्षण के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। बहुत कम परसेंट में, जितना परसेंट हमको मिलना चाहिए था उस हिसाब से हमको नौकरी नहीं मिल रही। आज ज़मीनें नहीं मिल रही। शहरों में जाएंगे आप तो वही बीजेपी और वही कांग्रेस सरकार अगर होगी तो शहरों में जाएंगे तो आपको पट्टे मिल जाएंगे। शहरों में लोग 5-10 साल रहते तो पट्टे रह जाएंगे। लेकिन हमारे 50-60 साल से जो लोग ज़मीन पे अपना कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, उन लोगों को भी ज़मीन का पट्टा नहीं मिल रहा, वो भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं मिल रहा। तो ये सब कांग्रेस बीजेपी दोनों की चाल है। आज देखिए आप क्या हो रहा है। लगभग बीजेपी में कांग्रेस घुस गई या कांग्रेस बीजेपी में घुस गई, कुछ कह नहीं सकते। अभी समझने का वक्त है। पारंपरिक वोट बैंक देने का टाइम गया अभी कि कांग्रेस बीजेपी करें। और जो आप लोगों के गांव में जो एजेंट आते हैं, जिनको दलाल बोलते हैं, वो दलाल आपको कांग्रेस बीजेपी में वोट तो दिलवा देते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपके गांव में सबको फ़ायदा हो ऐसी कौन सी योजना और कैसा ऐसा कौन सा काम आप सबको दिलवाया उन्होंने? ऐसा कोई काम दिलवाया है तो बताइए आप मुझे। जो एजेंट आपको वोट दिलवाएंगे कि तू कांग्रेस में दे, तू वहीं बीजेपी माल दे, कणु काम करावेगा, वो खुद का घर भरेंगे। वो एजेंट
50 लोगों को अंडर में करेंगे, और जो कैंडिडेट रहेगा जो उनसे पैसे ले लेंगे, वो उनका घर चला लेंगे। अगर कोई काम आया तो वो अपने घर पे रख लेंगे। जैसे हॉल आते हैं तो लोग, अधिकतर एजेंट देखता हूँ मैं अपने गांव लोगों में, बस वो अपने घर पे ही हॉल पानी कर लेते हैं। कोई टैंकर आता तो अपने घर पे रख लेते, नाम चढ़ा लेते हैं। क्या है, यही बच गया और क्या। और सांसद निधि के नाम पे तो लगभग अपने इधर क्षेत्र में सिर्फ टैंकर ही आते हैं। मुझे तो ये दिखता है बस खाली, अधिकतर काम कहाँ दिखता है। हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे ना। आप 8 लेन बना के ये नहीं कह सकते कि हमारे इधर विकास हुआ। हमको 8 लेन से क्या काम। हमारे तो वहाँ तो मोटरसाइकिल नहीं दौड़ने वाली है थोड़े दिन बाद। 400-500 रुपये टोल लगता है वहाँ पे। वो तो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े जो स्पेशल कार लेके जाते हैं दिल्ली बम्बई जाने वाले माल वाहकों के लिए बनाया गया। अब उसको विकास नहीं कह सकते। तो साथियों, भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट करें, आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए सपोर्ट करें, मालिकों के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि आपका स्वाभिमान बचेगा तो, और ख़ासकर तो आदिवासियों की कौम बचाने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी हमारे चीज़ में तकलीफ है, वो बचने के लिए तकलीफ है। इस देश में हमारा ज़िंदा रहना है बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आने वाले समय में मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। क्योंकि मणिपुर का उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से वहाँ पे अपने बहन बेटे को नंगा घुमाया गया। वहाँ पे गैर आदिवासियों को ज़मीन देने के लिए जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने कितने, उसके बहाने हमारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम हमारे क्षेत्र में किसी और को ज़मीन नहीं देंगे। तो उन्होंने किस तरह से नरसंहार किया, कितने लोगों को मारा उन्होंने। 2-3 महीने चला, 4 महीने, क्या 1 साल भर हो गया समथिंग। बीजेपी सरकार नहीं बोली, बीजेपी सरकार गई नहीं वहाँ। क्योंकि और वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति, हमारे अपन खुश होते थे आदिवासी के राष्ट्रपति है, लेकिन वो पार्टी के गुलाम में है। सब गुलामी करने वाले लोग, जो कांग्रेस बीजेपी की गुलामी करते हैं, वो लोग कभी पूर्ण रूप से आदिवासियों की बात कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, इतना बहुत सारा चला। लेकिन राष्ट्रपति तो बीजेपी के हाथ में। अनुसुईया उइके जी थी उस समय राज्यपाल, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। यहाँ पार्टियों के गुलाम लोग कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए स्वतंत्र आवाज़ पहुँचानी पड़ेगी, स्वतंत्र नेतृत्व पहुँचाना पड़ेगा। जो इस देश में पहली बार बना है वो भारत आदिवासी पार्टी बनी है। साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने युवा है वो राजनीति में इंटरेस्ट ले, और वो राजनीति को समझे, और पुराने इतिहास को देखे, आज की चीज़ों को देखे कि आज क्या चल रहा है, उस हिसाब से किसी को वोट दे। ऐसे ही खाली पारंपरिक बाप दादा के चक्कर में वोट दे के कंगाल नहीं होना है। उनके समय बहुत ज़मीनें थी अपने पास, आज अपने पास इतना कुछ है नहीं। आज एग्ज़ामें होती है, एग्ज़ाम में अपन तैयारी करते हैं, बाप दादा तैयारी नहीं करते हैं। उनको नहीं पता कैसे निरस्त हो जाती है। 5-5, 10-10 साल ख़त्म कर रहे हैं युवा तैयारी कर करके, और एग्ज़ाम एक झटके में निरस्त हो जाती है। ये बात अपने घर वालों को जाके समझाए। दर दर ठोकरें अपनों को खानी पड़ रही है। आज सबसे ज़्यादा आप देखो तो सबसे ज़्यादा मजदूरी कौन कर रहा है? हमारा समाज कर रहा है। क्या कारण हुआ? अगर ऐसा ही, अगर कांग्रेस बीजेपी ने विकास किया इतना है, तो हमारे लोग क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे? क्यों कांग्रेस राजस्थान, गुजरात, कोटा, मोरबी में पड़े हैं अभी भी? रोजगार मिलता तो नहीं जाते ना, लेकिन आज उनके स्थिति इतनी खराब, क्या कर सकते? इस चीज़ को समझना हमें ज़रूरी है। और मैं